हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों 10वीं कक्षा का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। दोस्तों 10वीं कक्षा का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज इंग्लिश की पेपर है। तो दोस्तों आपका सेकंड एग्ज़ाम जो है सोशल साइंस का है। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करके सब सारा क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। जो MCQ टाइप का प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, यानी हम लोग का ऑप्शन घ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी घ जिसका हम लोग बोलेंगे सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों, 14 जुलाई 1789। और उस टाइम फ्रांस का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों लुई 16वां। क्या था नाम दोस्तों, लुई 16वां। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका सही नाम था दोस्तों जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन को हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। रूसो उसी का फुल नेम जो है जीन जैक्स रूसो है। अगला दोस्तों देख सकते हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोसेफ मेजिनी। ऑप्शन हम लोग का ख सही जवाब हो जाएगा। 1831 ईस्वी में जो है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। और दोस्तों यंग यूरोप का भी स्थापना किया था। यंग यूरोप का भी स्थापना किया था, कौन किया था। तो दोस्तों मेजिनी ने ही किया था 1834 ईस्वी में। 1834 ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो दोस्तों सार्डिनिया और पिडमोंट और फ्रांस इताली स्वतंत्रता के दूसरे युद्ध में जब ऑस्ट्रिया परास्त हुआ था, ऑस्ट्रिया को हराया गया था, यानी सार्डिनिया पिडमोंट का जो युद्ध चल रहा था उसके आखिरी युद्ध में जब ऑस्ट्रिया को हराया गया तब दोस्तों क्या हुआ था, इटली का जो एकीकरण है वो संभव हो चुका था। ये 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन खो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसा। ऑप्शन को हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। जलवेराइन क्या है तो दोस्तों आपको बता दें, यह एक जर्मन शुल्क संस्था था। जर्मन का शुल्क यानी टैक्स लेने का एक संस्थान था। जर्मन शुल्क संघ था, संस्थान था, जिसका अधिकांश जो लोग शामिल थे वो सारे अधिकांश क्या थे, जर्मन थे, जर्मन लोग थे। अगला दोस्तों आप देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग में जो हुआ था दोस्तों। जनरल डायर ने क्या किया था दोस्तों, वहाँ अंधाधुंध गोली चलाने की आदेश दी थी। वहाँ पे सभा हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोग जो है मारे गए थे और कई सारे लोग जो हैं घायल हुए थे। तो दोस्तों इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1909 में लिखित यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में दोस्तों यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने आधुनिक सभ्यता जैसे और दोस्तों स्वराज मशीनीकरण यानी भारत में जो मशीनीकरण का युग आया, टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ, यानी अपने स्वराज के बारे, आधुनिक सभ्यता के बारे, मशीनीकरण के बारे दोस्तों अपना विचार व्यक्त किया है इस बुक के जरिए महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है। तो दोस्तों यह नारा किसने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में दोस्तों यह नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बोला गया था, कहा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कैंसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन घ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
बोर युद्ध जब चल रहा था दोस्तों, आप लोगों ने सुना है बोर युद्ध, जो कब तक चला था दोस्तों? 1899 से 1902 के बीच में हुआ था बोर युद्ध। तो इस युद्ध में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो सैनिक, ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, तो उन सैनिकों के चिकित्सा के लिए, जो भी घायल हुए थे उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी सेवा के लिए महात्मा गांधी को जो है ये जो कैंसर ए हिंद नामक उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। गो हम लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों जैविक संसाधन और दूसरा होता है दोस्तों अजैविक संसाधन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा खेती बाड़ी होती है, तो अधिक सिंचाई इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 13 से 14 जून, यानी 13-14 जून 1992 को हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये ब्राज़ील के कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये ब्राज़ील के रियो डी, इसका नाम क्या है दोस्तों? रियो, इसका नाम सही से लिख देते हैं आपको दोस्तों, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो दोस्तों, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है मतलब हल्की फुल्की पाई जाती है, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का राजस्थान। ऑप्शन हम लोग का घ सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कम पाई जाती है, ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। बाकी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और एक है दोस्तों कर्नाटक, ये सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोग का प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, यानी ह्रास होने का सही कारण नहीं है? तो कृषि प्रकार ये ह्रास का कारण है, यानी कृषि प्रसार जो है दिन ब दिन ज़्यादा होते जाएगा, तो वनों की कटाई वगैरह की जाएगी। तो दोस्तों ये प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। अगर दोस्तों यहाँ पे बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं लागू की जाएगी तो भी ह्रास होगा। दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण यानी इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह इधर उधर जहाँ तहाँ लगाए जाएंगे तो जंगल झाड़ की कटाई होगी, तो दोस्तों ये भी ह्रास का कारण है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना, दोस्तों ये हम लोग मवेशी चराते हैं, घास से चरते हैं, पत्ती वगैरह खिलाते हैं, या फिर ईंधन लकड़ी या सूखी लकड़ी इकट्ठा करते हैं, तो दोस्तों ये ह्रास का कारण नहीं है। ऑप्शन हम लोग का ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघ परियोजना शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ख हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1973-74 ईस्वी सब में। बाघ की घटती जनसंख्या के लिए, उसको बचाने के लिए जो है दोस्तों क्या किया गया था? बाघ परियोजना शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जातियां जो है, जो अभी संकट में है, जो विलुप्त होने के कगार में है, तो दोस्तों ये संकटग्रस्त जातियां हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इसके जो पूर्वज थे दोस्तों उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों शुरुआत उन्होंने ही किया था। इसका शासन काल था दोस्तों, आपको बता दें 1296 से 1316 तक इसका शासन काल था अलाउद्दीन खिलजी का। इसका शुरुआत इन्होंने ही किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी थे,
और ये कंप्लीट जो हुआ था वो इल्तुतमिश उस टाइम वहाँ के जो थे शासक थे। क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो दोस्तों ये जानते हैं यहाँ पे क्या तर्क दिया हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म होती है। तो दोस्तों ये गलत है हम लोग का, तो यही सही जवाब हो जाएगा। तर्क नहीं है बोला है तो ऑप्शन गो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। गो हम लोग का घ नंबर में भी है। देखिए हम लोग का घ नंबर स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो ये भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन हम लोग का जो गो है ये सही जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी में बनाया गया है। ऑप्शन हम लोग का गो सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो सरदार सरोवर बांध है इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर ऊंचा है, ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति है, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी ऑप्शन हम लोग का घ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है? मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो दोस्तों हम लोग सीधा सा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला क्या है, यानी हम लोग प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 5,000 है। 5,000 है गुना कितना परिवार है? 4 परिवार है। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करेंगे, सारा को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों? 14,000, यानी 7 3 10,000, 4,000, 14,000 हम लोग का हो गया। 14,000 हो गया। और दोस्तों चौथे परिवार उसको हम लोग x मान लेते हैं, प्लस उसको क्या करेंगे? x मान लेते हैं। तो दोस्तों इधर हम लोग 5,000 को 4 से गुना करेंगे तो हम लोग का 20,000 हो गया। 20,000 जोड़ इधर 14,000 x हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे बराबर ना देके 20,000 से इस 14,000 को इस पार ले आएंगे तो माइनस, यहाँ इधर प्लस है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो -14,000 और उधर जो है वो x बचा, सिर्फ बराबर उधर x बचा। अब घटा देंगे तो हम लोग के पास बचेगा दोस्तों 6,000 बचेगा बराबर x, यानी x बराबर हम लोग का 6,000। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ सही जवाब हो जाएगा, यानी चौथे परिवार की आय जो है 6,000 होगी। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो दोस्तों स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति और शिक्षा, इन तीनों ही आधार पर करती है। ऑप्शन घ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये मृत्यु दर कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगला प्रश्न की, और ये प्रश्न जो है प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 25 देख सकते हैं। हम लोग का प्रश्न संख्या 25 क्या है दोस्तों? वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो दोस्तों ये जो है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन हम लोग का ख सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का प्रश्न संख्या 26 है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है तो वे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का देख सकते हैं 27 नंबर, रमेश, सुरेश और नरेश राकेश 4 भाई हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश जो है 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश जो है ये शिक्षक है, राकेश टैक्सी ड्राइवर है। इनमें किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों खेती जो है ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मजदूरी करना ये भी जो है दोस्तों प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हम लोग का सेवा क्षेत्र जिसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों शिक्षक जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।
और दोस्तों हम लोग का टैक्सी ड्राइवर ये भी सेवा दे रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों टैक्सी ड्राइवर कौन है? राकेश। और दोस्तों शिक्षक कौन है? तो नरेश। नरेश और राकेश ऑप्शन हम लोग का गो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन गो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 28 देख सकते हैं। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो दोस्तों सरकारी कानून के अनुसार उसको दोस्तों 100 दिन जो है 365 दिन में 100 दिन जो है उसको रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न। एक खेत में लक्ष्मण और उसके 4 परिवार। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, देख सकते हैं एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष के लिए लक्ष्मण और उसके परिवार का साथ मिलकर कार्य किया। दोस्तों लक्ष्मण एक हुआ और इसका परिवार का और 4 सदस्य जो है इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसका चचेरा भाई जो करण है ये भी इसमें शामिल हो गया। तो टोटल कितने हुए? 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 6 जन हुए। तो दोस्तों 20 क्विंटल का जो गेहूं उत्पादन करते थे, परंतु क्या बोल रहा है दोस्तों, उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं, यानी 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन करते थे, इसमें इतना ही गेहूं उत्पादन किया, जबकि करण जुड़ गया फिर भी। तो दोस्तों इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? जिसमें कार्य तो होता है, मतलब दोस्तों उसको बेरोजगार हम लोग नहीं कह सकते हैं, रोजगार कह सकते हैं, लेकिन उसका आमदनी भी सही से नहीं होगा, बस गुजारा चलेगा, इतना आमदनी होता है, उसको दोस्तों हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वो बड़ा आदमी भी नहीं बन सकता है और कोई तरक्की भी नहीं कर सकता है, बस गुजारा चलेगा, आमदनी इतना कम आएगा कि बस गुजारा ही चल पाएगा, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो वही हुआ दोस्तों, वृद्धि कुछ नहीं हुआ, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो दोस्तों दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, सही है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा जो है घटता है, ये भी ठीक है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, दोस्तों ये जो है असत्य है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। दोस्तों हम लोग का गो जो है ये हम लोग का असत्य हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का 31 का जो है दोस्तों गो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न देख सकते हैं 32वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो स्पेनिश जो है दोस्तों ये बेल्जियम का भाषा नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन हम लोग का घ सही जवाब हो जाएगा। 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ग सही जवाब हो जाएगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा जो है दोस्तों, ये भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में जो है शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मिलान करना है कौन, इसमें मिलान जो है गलत मिलाया हुआ है। तो दोस्तों राज्य सरकार ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, स्थानीय सरकार जो है दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपशिष्ट अधिकार, तो हम लोग का घ सही जवाब हो जाएगा, ये सुमेल नहीं है।
दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न संख्या 38 देख सकते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो क में देखते हैं दोस्तों, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और क्या है दोस्तों, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, ये सत्य है। ऑप्शन हम लोग का ख सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा गलत मिलान किया हुआ है? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घ सही जवाब हो जाएगा। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ये हम लोग का गलत हो जाएगा और यही जो है दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्या है हम लोग का प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये भी वही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ इसका भी सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है, तो दोस्तों ये जो है एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक सरकार है। एकात्मक रूप से हम लोग का श्रीलंका एकात्मक रूप या एकात्मक शासन प्रणाली होता तो यहाँ पे करेक्ट होता, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन घ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है और बोर्ड परीक्षा में भी दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्ज़ाम की अपडेट जो है समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।